हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और सबसे पहले आज सभी को छठी मैया की ये महापर्व पर सभी को मेरे तरफ से, इस चैनल की तरफ पूरे परिवार को हैप्पी छठ पूजा। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। छठी मैया पूर्ण करे जल्दी ही। और जो भी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, इस चैनल की तरफ से। और जो आगे का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अपने लक्ष्य को साधना चाह रहे हैं, सभी की मनोरथ पूर्ण करे छठी मैया। इसी आशा के साथ चलिए आगे की सीरीज में कंटिन्यू रखती हूँ। और कल जो है, हो सकता है कि कल छुट्टी रहे क्योंकि छठ पूजा का छुट्टी है, लेकिन मैं ये वीडियो आपका कंटिन्यू लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना विलम्ब के सीधे चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। और यहाँ पर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PYQ देख रहे हैं, जो कि पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे वो आपका दिसंबर UGC नेट का एग्जाम हो, BPSC TRE 4 का एग्जाम हो, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम हो, या फिर अन्य जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने वाले हैं, हिंदी क्षेत्र से हैं अगर आप, तो ये वीडियो आपके लिए है विशेषता। तो आप इसे अवश्य कर इसे देखें। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ ले सकें। तो चलिए चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म में है, नोट्स के तौर पे है, तो बहुत ही अच्छी तरह से है। चलिए देखते हैं क्या है। तो जन्म काल के आधार पर रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। तो भूषण है सबसे पहले, 1613 होंगे, जसवंत सिंह होंगे, फिर देव होंगे 1673 में, फिर सुरती मिश्र होंगे, ठीक है। तो आपको सभी को अनुक्रम में रखकर याद करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले श्रीधर पाठक आएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध आएंगे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आएंगे, राम प्रसाद त्रिपाठी आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक मैं कवि कर्म से भी सारा जितना भी पूछा गया इसमें सारा मैं एक साथ आपको करा दूंगी, इसका टेंशन नहीं लेना आपको। चलिए आगे देख लेते हैं कि प्रकाशन काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो यशोधरा जो कि काव्य है, तो ये 1932 का है, ठीक है, 1932 का है। कमायनी 1935 का है। कनुप्रिया 1957 का है, ठीक है। और उर्वशी 1961 का है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये काव्य ग्रंथ है, आपको ध्यान रखना है। तो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का हो गया, कमायनी प्रसाद का हो गया, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का हो गया, और उर्वशी हो गया दिनकर जी का। और एक उर्वशी जो है प्रसाद जी का भी है। तो एक उर्वशी 9 में लिखी गई है, 1909 में, और एक उर्वशी 1961 में। तो ये दोनों रचनाओं को साथ साथ आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले निशा निमंत्रण है, मिलन यामिनी है, प्रणय पत्रिका है, और जाल समेटा। ये सभी जो रचनाएं हैं ये सभी हरिवंश राय बच्चन जी का है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने रचनाएं की है। और मधु कलश है इनकी रचना, जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। और निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा ये 1973 की रचना है, सबसे बाद की है, तो आपको ध्यान रखना है। मधुशाला, मधुबाला ये सभी 1935 की रचनाएं हैं, ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही अनुक्रम है। तो प्रलय की छाया जो है 1925 की है, मधुबाला 1935 की है, असाध्य वीणा 1964 की है, पटकथा जो है ये 1972 की है। तो ये सभी को ध्यान में रखना है, साथ साथ में जो भी है इम्पोर्टेंट वो मैं कराती चलूँगी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष,
पहला पड़ाव। तो दिव्या जो है 1945 की रचना है। जहाज का पंछी 1957 है। अमृत और विष ये 1966 का है। और पहला पड़ाव जो है ये 1972-73 की रचना है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। एक टोकरी भर मिट्टी सबसे पहले आएगा, तो 1901 की रचना है। उसने कहा था 1915 का है। राजा निर्वंशिया 1957 है। परिंदे जो कि निर्मल वर्मा का 1960 का ये रचना है। वैसे तो 1958 भी कहीं कहीं है, लेकिन 60 आए तो वही लगाना है आपको, क्योंकि ये बुक में है, टेक्स्ट बुक में है। और परिंदे जो है नई कहानी में पहली कहानी ये मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम आपको बताना है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1948 की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अशोक का फूल तो श्रृंखला की कड़ियाँ जो है महादेवी वर्मा जी का है, ये 1945 का है, ठीक है। अशोक का फूल जो है ये 48 का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आस्था और सौंदर्य 1961 का है। कला का जोखिम इसका मुझे अभी सन याद नहीं है, ठीक है, तो आपको अगर याद हो तो आप जरूर से बताएं। 1961 है, 60 के समथिंग ही आएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, प्रेमचंद्र के पुत्र ने। कलम का मजदूर मदन कुमार, ठीक है, मदन गोपाल या मदन कुमार ऐसे ही नाम है उनका, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है, जीवनी है। और वेमकेश दरवेश यह हजारी प्रसाद विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा है, ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले सेतुबंध होगा, फिर 8वां सर्ग होगा, एक दूनी एक, और रति का कंगन 1998 का है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कवि सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय सौंदर्य और तुलसीदास, जो कि 2001 में लिखी गई है, प्रकाशित है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, फिर आधुनिक साहित्य। जयशंकर प्रसाद जो है ये 40-45 के है, और आधुनिक साहित्य 1950 में है। कवि निराला 65, नई कविता 78, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। कालकर्मी की दृष्टि से आचार्यों का सही अनुक्रम लगाना है। वामन जो है वामन 7 हैं, 7वीं शती। कुंतक 11वीं शती है। मम्मट ये 12वीं शती, और विश्वनाथ जो हैं ये 14वीं शती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है स्थापना और तर्क से है। जिस प्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भाव में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है सभी के साथ, ठीक है, और आप लोगों के भी साथ होता होगा, ये सभी के साथ ऐसा होता है। तर्क दिया है कि क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भावा क्षेत्र में स्थित हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि उस टाइम में हमारे भाव जो हैं ये शरीर या स्वार्थ रूपी भावनाओं से ऊपर होते हैं, तभी ऐसे रसात्मक भाव मन में आते हैं और वो इस तरह के रचनात्मक कार्य के लिए हमें दृढ़ करते हैं। तो ये वही कह रहा है, तो ये दोनों कथन आपके सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं, वही है। स्थापना है कि साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है, तो बिल्कुल सही है,
क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। तो ये भी सही है, तो ये दोनों सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। ठीक है, भूमंडलीकरण पूंजीवादी व्यवस्था है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति जो है उपभोक्ता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों सही होंगे यहाँ पर। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है कि दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। ऐसा नहीं है कि वर्ग संघर्ष की इसमें हिमायत की गई है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर गलत होंगे, तो ए और आर दोनों गलत हैं। आगे है कि अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सामाजिक अस्तित्ववाद खुद के व्यक्तित्व को निखारना है, न कि सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व। यहाँ पर सह अस्तित्व अगर आता और उससे जुड़े मुद्दे आते तो सही था, लेकिन यहाँ पर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है, तो इसीलिए सही नहीं है। और तर्क दिया है क्योंकि अब एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है, जो कि अभी मैंने बताया वहाँ पे ये तर्क है, तो ये बिल्कुल सही। अगर इससे रिलेट करता तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पर सामाजिक कल्याण का रूप दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, इसीलिए ए गलत है, आर सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, क्या है कि वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो जुड़ा होता है, तो ये है संस्कार जो है वंशानुक्रम से जुड़ी होती है, तो ये सही है, यहाँ पर नहीं दिया गया, इसीलिए गलत हो गया है। आगे तर्क है कि इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत यहाँ पर है। पश्चिमी या इनके पाश्चात्य साहित्य की यहाँ पर बात हो रहा है, और दूसरी बात है कि यहाँ पर भारतीय आचार्यों की बात हो रही है, तो दोनों एक दूसरा से कभी मेल नहीं खा रहा है, इसीलिए दोनों ही तर्क यहाँ पर गलत है, स्थापना और तर्क, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय में से संबंध रखने वाला होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रति, करुणा, क्रोध, उत्साह ऐसे भाव हैं जो कि वे अकेले नहीं भोग सकता है। अगर उसके मन में करुणा, क्रोध, उत्साह, तो वो दूसरों को भी प्रभावित करेगा, ना कि वे स्वयं के ही हृदय तक रह सकता है, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावनात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो स्थापना गलत है, तर्क सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे है स्थापना कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है, तो यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का एक लघु संस्करण है। पूर्णतः स्थापित ऐसा नहीं है, पूर्णतः यह स्थापित नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। और तर्क है कि क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो यहाँ निगेटिव पॉइंट अगर आपको दिखे तो वो गलत होगा। ठीक है, इसको जानने समझने का सबसे अच्छा पॉइंट है कि जहाँ निगेटिविटी आपको दिखाई दे तो वो आपका अधिकांशतः गलत ही होता है ऐसे प्रश्नों में, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, वस्तु के सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है, तो ये बिल्कुल ही सही है, ऐसा होता है। आगे है तर्क, क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित होते हैं, तो बिल्कुल है, दृष्टा और दृष्टव्य में
दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ये समान धर्म इसमें मौजूद होते हैं, अंतर्निहित होते हैं, इसीलिए एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो ये ए और आर दोनों यहाँ पर आपके सही होंगे। आगे देख लेते हैं कि नाटक जरिया रूढ़ नहीं है, एक गतिशील पाठ है। बिल्कुल स्थापना सही है। तर्क है क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप देख सकते हैं कि नाटक कभी भी लिखा गया हो, लेकिन आप अगर उसे वर्तमान में खेल सकते हैं, अगर आपको मन हुआ उसका संचालन करने का, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी नाटक है जो कई पुरातन जमाने में लिखी गई है, लेकिन आप उसको वर्तमान में खेल सकती हैं। तो ये गतिशील है, ऐसा नहीं है कि रूढ़ है, एक जगह स्थिर है, ऐसा नहीं है। तो दोनों आपके कथन और तर्क सही हैं। आगे देख लेते हैं कि कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। तो कविता में चित्रित प्रेम कैसे निजी हो सकता है? ये निजी नहीं है, ये सामाजिक है। सामाजिक लोगों के लिए लिखी जाती है, उनमें प्रेरणात्मक भावना जागृत होती है कहीं ना कहीं, ठीक है, सामाजिक कल्याण के लिए होता है। तो कविता में चित्रित प्रेम जो है निजी नहीं होता है, ये गलत है। ए तर्क दिया है क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि प्रेम जो है वो सामाजिक भाव है, ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है कि चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तो बिल्कुल सही है, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध जो है शुद्ध हृदय के संवेदन से है। तो अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के, ऐसा नहीं है शुद्ध हृदय के संवेदन से नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इसीलिए ये गलत होगा, ठीक है। तो तर्क गलत है, स्थापना सही है। आगे देख लेते हैं, श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। श्रद्धा में कारण जो है अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, नहीं ज्ञात होता है, ठीक है। यहाँ पर अज्ञात देके निगेटिविटी कर दिया, यहाँ पे निगेटिव पॉइंट है, तो ज्ञात होता है, ठीक है। अनिर्दिष्ट ऐसा नहीं कि अनिर्दिष्ट होता है, ये दृष्ट होता है, ठीक है। श्रद्धा में जो कारण रहता है वो दृष्ट होता है, आलंबन ज्ञात होता है, तो इसीलिए गलत है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही भी सही है, तो तर्क आपका सही होगा, स्थापना गलत होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। शुद्ध लौकिक नहीं है, अलौकिक है, ठीक है। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, सौंदर्य का काव्य तो है लेकिन शुद्ध लौकिक नहीं है, लौकिक ये नहीं है, अलौकिक है, ठीक है। छाया की आत्मा परमात्मा पर, परमात्मा की आत्मा छाया पर, इस तरह के कोटेशन आपको राम नंद दुलारे वाजपेयी जी का अगर याद हो तो उसी में सारा इसका आप देख सकते हैं कि मिश्रण और छायावाद क्या है वो भी मैंने बता रखा है, सभी के कोटेशन को मैंने बताया है, समझाया है, तो ज़रूर से देखें मेरी पिछले वीडियो को, आपको ज्ञात हो जाएगा। तो तर्क दिया गया है कि इसीलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय बोध और आध्यात्मिक चेतना तो एकदम से उसमें भरी पड़ी है, तो आपको ध्यान रखना है, दोनों गलत है। आगे है और आज का लास्ट प्रश्न है कि भक्ति को सा परानुरक्तीश्वरे कहा गया है, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है, तो ये भी सही है। तो आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे प्रश्न देखे हैं और तर्क और स्थापना की जो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आज देखे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और आपको एक प्रश्न को देखने के नज़रिए भी यहाँ पर आपको पता चलेगा, आप समझ सकते हैं इसमें कि क्या है नहीं है। तो ये सभी तरह से महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न आपको करना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। तो आज का वीडियो आपका कैसा लगा ज़रूर से आप कमेंट कीजिएगा, और कोई भी अगर क्वेरी हो तो नीचे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि क्या आगे प्रॉब्लम है आपको, तो मैं सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगी, ठीक है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर से सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, सभी के मनोरथ पूर्ण करे छठी मैया।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई सीरीज के साथ। तब तक बने रहें मेरे साथ, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।